हेलो एवरीवन। आज मैं जो विषय लेकर आया हूँ वो वही विषय है जो इसके पहले वीडियो में मैंने पढ़ाया था, कैश फ्लो स्टेटमेंट पार्ट 1। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कैश फ्लो स्टेटमेंट पार्ट 2। इसको 2 पार्ट में बनाने का सबसे बड़ा कारण ये रहा कि कॉन्सेप्ट काफी लंबा था और बहुत लंबा वीडियो हो जाने पर लोग बोर होते हैं और वीडियो देखना पसंद नहीं करते, इसलिए इसे 2 भागों में विभाजित मैंने कर दिया। पिछले वाले पार्ट में मैंने आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी इन्वेस्टिंग और ऑपरेटिंग एक्टिविटी फ्रॉम फाइनेंसिंग पढ़ाया था और साथ में डिविडेंड और टैक्स के का ट्रीटमेंट कैसे हो उसके बारे में मैं बताया था। आज एक बार फिर डिविडेंड और टैक्स का ट्रीटमेंट यहाँ कैसे होगा उसको मैं बताऊंगा। आज का जो टॉपिक है वो हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो है कैसे ट्रीट की जाएगी, इसके 2 फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला है डायरेक्ट मेथड और दूसरा फॉर्मूला है इनडायरेक्ट मेथड। क्योंकि क्वेश्चन को लिखने में काफी समय लगता है, इसलिए बोर्ड पर पहले मैंने लिख दिया है और उसको समझाऊंगा तो वीडियो थोड़ा छोटा बनेगा, क्योंकि कोई सवाल तो भी लगाना नहीं है और आपको समझ में भी आएगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आपको इस बात का ध्यान देना है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में वही आइटम लिए जाएंगे जो फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग में नहीं लिए जाते। अब इन्वेस्टिंग में क्या था, मैंने आपको कल बताया था या लास्ट वीडियो में बताया था कि जो इन्वेस्टिंग है उसमें हम लोग क्या करते हैं, अपनी जो हमारी एसेट्स है, फिक्स एसेट्स है, नॉन करेंट एसेट्स है, उन्हें बेचने और खरीदने का काम करते हैं। और ये भी ध्यान देते हैं कि अगर हम लोगों ने कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, ध्यान रखेंगे आप लोग, कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रखा है तो इन्वेस्टमेंट को भी खरीदना और बेचना जो है इन्वेस्टिंग में दिखाया जाता है। साथ ही साथ उस इन्वेस्टमेंट में प्राप्त होने वाला लाभांश, प्राप्त होने वाला ब्याज भी इन्वेस्टिंग में ही दिखाया जाता है। ध्यान रखें, कंफ्यूजन में नहीं होंगे, कंफ्यूज ना हो। इन्वेस्टिंग में आप ध्यान रखेंगे रिसीव इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव, ये दोनों जो है इन्वेस्टिंग आइटम है। अगर हम लोग फाइनेंसिंग की बात करें तो इशू ऑफ शेयर, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर, साथ ही साथ हम लोग जो है रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर और प्रेफरेंस शेयर की एंट्री करते हैं। और वहां पर हम लोग चूंकि इशू ऑफ शेयर करते हैं इसलिए हमको लाभांश देना होता है, तो डिविडेंड पेड और इंटरेस्ट पेड की एंट्री ये ध्यान रखेंगे कि ये फाइनेंसिंग आइटम है और इंटरेस्ट रिसीव और डिविडेंड रिसीव जो है वो इन्वेस्टिंग आइटम है। थोड़ा कंफ्यूजन दूर कर ले, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। डिविडेंड पेड एंड इंटरेस्ट पेड ये आपका आइटम है फाइनेंसिंग का। डिविडेंड रिसीव और इंटरेस्ट रिसीव ये आइटम है इन्वेस्टिंग का, क्योंकि जब हम बाजार में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो ब्याज और लाभांश हमको मिलता है। जब कोई हमारे यहाँ इन्वेस्ट करेगा तो ब्याज और लाभांश देना होगा। तो चलिए उसको आगे छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आपको ये ध्यान देना है कि सवाल की इंफॉर्मेशन के अनुसार किस विधि का प्रयोग आप कर पाएंगे। अगर क्वेश्चन में आपके पास सेल, परचेज, एक्सपेंस और साथ ही साथ सेल परचेज में क्रेडिट परचेज, ठीक है, और साथ ही क्रेडिट सेल्स और डेटर्स और क्रेडिटर्स, बीपी, बिल रिसीवेबल, ये सब एक्स्ट्रा चीजें दी गई हैं, तो आपको जो है डायरेक्ट विधि का प्रयोग करना चाहिए। और अगर किसी क्वेश्चन में सेल्स नहीं दिया है, आपको कुछ ऐसे आइटम दिए हैं जैसे नॉन कैश आइटम है, प्रॉपर्टीज सेल की गई है, प्रॉपर्टीज खरीदी गई है, बेची गई है, उस पर कोई लाभ या हानि है, तो इनडायरेक्ट विधि का प्रयोग करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जरा बोर्ड पर वहां ध्यान देंगे। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, कैश सेल खोज लेना है। कैश आ रहा है तो कैश सेल आपको देखना होगा। कैश सेल का मतलब है कि आपने नगद माल बेचा तो कैश रिसीव हुआ। अगर आपने क्रेडिट सेल किया है तो क्रेडिट सेल में आपको मैं बता दूं, बहुत ध्यान सुनेंगे। क्रेडिट सेल अगर आपने किया है तो जाहिर सी बात है कि पुराने कस्टमर ने पैसा भी दिया होगा, तो आपको इसके लिए काम करना होगा। क्रेडिट सेल में ओपनिंग डेटर को जोड़ करके क्लोजिंग डेटर को घटा देंगे तो कैश रिसीव फ्रॉम डेटर आ जाएगा। देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर, और क्रेडिट सेल में क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर को माइनस करेंगे तो आपको रिसीव हो जाएगा कैश रिसीव फ्रॉम डेटर। ये देख रहे हैं आप, ये मैंने लिख रखा है और ये सारे जो ट्रांजेक्शन किए गए हैं वो अंदर लिखे हुए हैं। आपको मैं एक बात और बताना चाहूंगा, ये तो बहुत शॉर्ट तरीके से लिखा है। अगर आपको डेटर अकाउंट नहीं बनाने आ रहा हो, डेटर अकाउंट आप नहीं बना पाते, तो आप एक काम करेंगे, मेरा एक प्लेलिस्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ध्यान रखेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसमें मैंने एक टॉपिक पढ़ाया है ब्रांच में जाएंगे तो मैंने डेटर, क्रेडिटर, कैश अकाउंट सबकी इंफॉर्मेशन उसमें दे रखी डिटेल के साथ, उसको जरूर देखें। मैं प्रयास करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक डाल दूं। आगे ध्यान देंगे, एक ग्रॉस रिसीव है, यहाँ कैश इन हुआ है। अब आपको कैश आउट करना है। जैसे आपने सेल देखा वैसे परचेज देखें। अगर कैश
पेड टू क्रेडिटर निकालना है, कैश पेड टू सप्लायर निकालना है, जिससे आपने माल खरीदा है उसको पेमेंट कर रहे हैं आप। तो ऐसी कंडीशन में आपको भी क्रेडिट सेल चाहिए की जगह क्रेडिट परचेज चाहिए। क्रेडिट परचेज चाहिए, ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर चाहिए और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर चाहिए। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से कैश पेड टू क्रेडिटर एंड सप्लायर निकाला जा सकता है। ध्यान दें, ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर, ओ भी मतलब ओपनिंग बैलेंस, एंड क्रेडिट परचेज माइनस क्रेडिट बैलेंस ऑफ क्रेडिटर, ये क्रेडिटर का सिंबल है। अगर आप ध्यान दें तो ये आइटम आपको दे देगा, यहां पर क्या दे देगा, कैश पेड टू क्रेडिटर। क्लियर? और आपको साथ ही साथ कैश परचेज भी लेना है। कैश परचेज को ले लेंगे तो इन सब आइटम को जब जोड़ेंगे तो यहां पर आपको मिलेगा। क्लियर? अगर आप चाहें तो यहां पर एक यहां ये हो गया आपका पहला वाला आइटम, और यहां से लेके यहां तक चाहे कैश पेड टू क्रेडिटर हो चाहे कैश परचेज हो, ये लेस आइटम है। आप क्या से कैश जा रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, तो ये आप ध्यान देंगे। मैं बाहर लेके चला आया कैश क्रेडिटर, आप यहां ध्यान हटा देते हैं क्योंकि यहां पर ये हो गया, ये और मिला के बाहर आ गया। अब तीसरा आइटम जो होता है वो होता है पेड टू एम्प्लॉय। पेड टू एम्प्लॉइज या एक्सपेंस भी आप कर सकते हैं। आपके तमाम खर्चे होंगे, वेजेज होंगे, सैलरी होंगी, रेंट होंगे, तमाम खर्चे होंगे, उन खर्चों को ले लीजिए। उन खर्चों में मैं जो बोलने जा रहा हूं ध्यान से सुनेंगे। उन खर्चों में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का ओपनिंग बैलेंस जोड़ें। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का ओपनिंग बैलेंस जोड़ें और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का क्लोजिंग बैलेंस घटाएं। ध्यान रखेंगे, फिर से सुन लीजिए। आउटस्टैंडिंग ओपनिंग बैलेंस जोड़ें, आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग बैलेंस घटाएं। प्रीपेड में उल्टा करें, प्रीपेड एक्सपेंस का क्लोजिंग बैलेंस जोड़ें और प्रीपेड एक्सपेंस का ओपनिंग बैलेंस घटाएं। क्लियर? इस ढंग से आप ध्यान दें। अगर ये आप देखें लिखा हुआ है ओपनिंग बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, इनको आप कॉम्बिनेट करेंगे तो यहां पर आपको ये मिल जाएगा कैश पेड टू एम्प्लॉय। कैश पेड टू एम्प्लॉय को जो है आप बाहर ले जा सकते हैं। ये जो है यहां से यहां तक का है, तो कैश पेड टू एम्प्लॉय आप यहां भी लिख सकते हो, यहां भी लिख सकते हो। तो चलिए आपको क्या मिला, सबसे पहले आपको मिला ये आइटम, यहां से लेके यहां तक ये आइटम देखें, ये आपको दे रहा है कैसे कैसे कैश आ रहा है। फिर ये आइटम परचेज से संबंधित है, ये आइटम एक्सपेंस से रिलेटेड है। यहां पहुंचते ही आप ध्यान रखेंगे, आप जो है पहुंच गए ऑपरेटिंग कैश इन फ्लो होगा या तो आउटफ्लो होगा फ्रॉम, या लिख सकते हैं बिफोर टैक्स। ध्यान दें, कैश इनफ्लो या आउटफ्लो, या तो ये निगेटिव बैलेंस आएगा या तो पॉजिटिव बैलेंस आएगा बिफोर टैक्स। अभी इसमें टैक्स माइनस नहीं हुआ है। आपको याद होगा मैंने बताया था कि जब लास्ट लेक्चर में जब टैक्स अकाउंट बनाते हैं तो टैक्स पेड करते हैं, लास्ट ईयर का टैक्स पेड करते हैं, प्रीवियस ईयर का टैक्स पेड करते हैं। तो लेस इनकम टैक्स निकाल दीजिए। और अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है जिनका रिलेशन बिजनेस से नहीं है, जिसको आपने जोड़ रखा है या आपने घटा रखा है, अगर आपने जोड़ा है तो यहां माइनस करें, अगर आपने ऐड किया है प्लस किया है तो माइनस करें, और अगर आपने माइनस किया है तो प्लस करें। उल्टा कर दीजिए। यहां पे कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है जिसका व्यापार से कोई कनेक्शन नहीं है तो यहां ध्यान देंगे तो ये जो आपको फाइनल आंसर देगा ये आएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी फ्रॉम डायरेक्ट मेथड। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूं, फीडबैक देता हूं। कैश सेल ले लें, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर ले लें, इन दोनों कैश को जोड़ें। कैसे आएगा ये नीचे डिटेल दिया है इसका। कैश पेड टू क्रेडिटर ले लीजिए, कैसे है यह डिटेल दिया है, और कैश परचेज ले लीजिए, ये बाहर आ गया। पेड टू एम्प्लॉइज में आपको जो भी आपके एक्सपेंस है उसमें आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड का कैसे कॉम्बिनेशन होगा वो आप कर ले, यहां ले आए। तो 1, 2, 3 आइटम जो होगा इनको जोड़ने के बाद जो भी आंसर आएगा वो बिफोर टैक्स होगा, और बिफोर टैक्स के बाद टैक्स माइनस कर दें, और टैक्स माइनस करने के बाद यदि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आपके पास कुछ ऐसे हों जिनका व्यवसाय से कोई कनेक्शन नहीं है, उन्हें प्लस और माइनस करें, अपोजिट करें। अगर प्लस किए हो तो माइनस करें, माइनस किए हो तो प्लस करें, वो आपको दे देगा ये आपको फाइनल आंसर। और ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालने में ही बच्चे फंसते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी ही बेस है, क्योंकि इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग आसानी से पहचाना जा सकता है। इन्वेस्टिंग में आप फिक्स एसेट्स का परचेज और सेल करते हो, और डिविडेंड और आप इंटरेस्ट रिसीव करते हो। और फाइनेंसिंग में आप क्या है, शेयर को इश्यू करते हो, डिवेंचर का रिडेम्पशन करते हो,
प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करते हो, लोन लेते हो, लोन का भुगतान करते हो, डिविडेंड और इंटरेस्ट को पेड करते हो, तो इसको भी आसानी से पहचाना सकता है। तो फाइनेंसिंग इन्वेस्टिंग अगर आप अलग कर लें तो बाकी सारा आइटम जो होता है वो आपका ऑपरेटिंग का होता है। तो चलिए आगे चलते हैं। सेकंड मेथड आपका है ऑपरेटिंग एक्टिविटी फ्रॉम इनडायरेक्ट मेथड। करेंट ईयर की प्रॉफिट आप ले लीजिए, जो आपका ईयर चल रहा है, और प्रीवियस ईयर की प्रॉफिट से कंपेयर करिए तो आपको देगा नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। वो बताएगा कि वास्तव में कितना प्रॉफिट चेंज हुआ। जैसे लास्ट ईयर की प्रॉफिट 20,000 है, इस साल की प्रॉफिट 15,000 है, तो आप 5,000 के निगेटिव बैलेंस में हैं। अगर आपकी पुरानी प्रॉफिट 20,000 है, आज की प्रॉफिट 30,000 है, तो आप 10,000 पॉजिटिव बैलेंस में हैं। तो वो केवल आपको बताएगा कि कितना चेंज हुआ, माइनस हुआ कि प्लस हुआ। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आपको बहुत ध्यान से देना अगली हेडिंग है ट्रांसफर टू रिजर्व एंड प्रोविजन। अगर आपने पीएल से इस साल, लाभानी खाते से इस साल कोई रिजर्व या प्रोविजन किया है तो उसको आप जोड़े, जैसे ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू स्पेशल रिजर्व, ट्रांसफर टू एनी रिजर्व एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। अगर आपने प्रोविजन फॉर टैक्सेशन किया है तो उसको भी यहाँ प्लस करें। लास्ट वाले वीडियो में आप देखेंगे मैंने वहां पर बताया था कि जो पीएल से एडजस्ट किया गया है वही बताता है कि कितना हम एडजस्ट कर रहे हैं इनकम टैक्स के लिए। तो अगर आपने टैक्स का कोई प्रोविजन किया है तो उसको ले लें। उसके बाद आप क्या करें, नॉन कैश आइटम को उठाएं। ऐसे आइटम को आप यहाँ पर प्लस करेंगे जो कि नॉन कैश है। नॉन कैश का मतलब जो कैश में उत्पन्न नहीं होता लेकिन कैश में उसकी वैल्यूएशन की जाती है। जैसे डेप्रिसिएशन ले लीजिए, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस ले लीजिए। आप ध्यान रखिए आप क्रम में लिखेंगे, बोर्ड छोटा पड़ रहा है इसलिए मैं साइड में लिख दे रहा हूं। डेप्रिसिएशन लीजिए, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस ले लीजिए, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर ले लीजिए, ठीक है। और आप ले लीजिए रिटर्न ऑफ गुडविल पैटर्न ले लीजिए, जगह कम पड़ रही है तो आप यहां ले लेंगे प्लस रिटर्न ऑफ गुडविल एंड पैटर्न। अगर गुडविल और पैटर्न घिस रही है, उसकी वैल्यूएशन कम हो रही है तो उसे भी बोलेंगे नॉन कैश आइटम। और ज्यादातर क्वेश्चन में गुडविल का जरूर जिक्र होता है, इसलिए ध्यान रखेंगे रिटर्न ऑफ गुडविल एंड पैटर्न। रिटर्न आप लीजिएगा, एप्रिसिएशन मत लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर इसको प्लस करना है लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अगर आपने कोई अस्थायी संपत्ति, ध्यान देंगे, अगर आपने कोई अस्थायी संपत्ति जो है आपने बेचा है और आपको लाभ हुआ है तो आप क्या करेंगे, उस लाभ को आप माइनस कर लेंगे, और लॉस हुआ है तो उसको आप प्लस कर लेंगे। दोनों ध्यान रखेंगे, उल्टा करेंगे, अपोजिट करेंगे। लॉस हुआ तो प्लस हुआ और अगर प्रॉफिट हुई तो माइनस हो जाएगी। ये जो कि ये ध्यान रखेंगे, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट जो है, जो प्रॉफिट है, ये आपका फाइनेंसिंग आइटम इन्वेस्टिंग आइटम है। और इन्वेस्टिंग आइटम से कनेक्शन अगर कोई भी लाभ है, कोई भी हानि है तो उसको यहां नहीं रखेंगे, क्योंकि उसका कनेक्शन आपका जो है वो इन्वेस्टिंग में है और वो इन्वेस्टिंग में एडजस्ट हो चुका है और ये देखा जाए तो ये बिजनेस से कनेक्ट नहीं है। इसलिए आप कोई भी अस्थायी संपत्ति का क्रय विक्रय करें तो उसके लॉस और प्रॉफिट को अपोजिट वे में लिखें। अगर लॉस हुआ था तो आपने माइनस किया था तो आज आप प्लस करेंगे, अगर प्रॉफिट हुआ था तो आप प्लस किए थे तो आज माइनस करेंगे। तो प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल आ जाएगा, मतलब ऐसा लाभ जिसमें अभी वर्किंग कैपिटल से संबंधित कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। आगे मैं जब फंड फ्लो पढ़ाऊंगा तो उसमें आप ध्यान रखेंगे कि फंड फ्लो में आपको वर्किंग कैपिटल, चेंज इन वर्किंग कैपिटल बनाना होगा, वो फंड फ्लो का टॉपिक है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। चेंज इन वर्किंग कैपिटल का मतलब है करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटीज से संबंधित कोई भी इंफॉर्मेशन न तो फाइनेंसिंग में गई न तो आपकी इन्वेस्टिंग में गई। तो करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटीज जाएगा कहाँ? करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटीज का स्थान है वो यहाँ है इनडायरेक्ट मेथड में। और इनडायरेक्ट मेथड में लोग क्या करेंगे, बहुत ध्यान रखेंगे, ये चार टॉपिक आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आपको क्या करना है, डिक्रीज इन करेंट एसेट्स। जब आपकी करेंट एसेट्स घटेगी, जैसे स्टॉक घटेगा, ठीक है, स्टॉक घट रहा है, डेटर घट रहा है, अगर ये सब घट रहा है ध्यान रखेंगे तो आप उसको प्लस कर लीजिएगा। और क्यों प्लस कर लेंगे, जैसे आपने स्टॉक बेचा तो पैसा आया, ठीक है। डेटर आपने का घट रहा है, इसका मतलब वो आपको पैसा दे रहा है। तो डिक्रीज इन करेंट एसेट्स को प्लस करेंगे और उसका उल्टा इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटीज। अगर कोई करेंट लायबिलिटीज बढ़ रही है, जैसे शॉर्ट टर्म लोन बढ़ रहा है, क्रेडिटर बढ़ रहे हैं, बिल्स पेबल बढ़ रहा है, तो मतलब कोई आपको पैसा दे रहा है, आपकी लायबिलिटीज बढ़ रही है फ्यूचर के लिए, तो ये दोनों प्लस होगा। ध्यान रखेंगे, डिक्रीज इन करेंट एसेट्स प्लस इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटीज प्लस। और डिक्रीज इन करेंट एसेट्स का उल्टा जो होता है वो क्या है, इंक्रीज इन करेंट एसेट्स। अगर आपकी कोई एसेट्स बढ़ रही है, करेंट एसेट्स बढ़ रही है, जैसे स्टॉक बढ़ रहा है, डेटर बढ़ रहा है, तो इसका मतलब आपने उधार दिया है और आपने माल खरीदा है तो कैश आपका जा रहा है।
और डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटीज का मतलब है कि अगर क्रेडिटर कम हो रहे हैं, शॉर्ट टर्म लोन कम हो रहे हैं, बीपी कम हो रहा है, तो इसका वाजिब से दाम है कि आपने भुगतान किया होगा इसलिए पैसा कम हो रहा है। तो यहाँ क्या करेंगे? माइनस। तो इन चार चीजों को आपको रटने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि अगर आपकी करेंट एसेट्स डिक्रीज हो रही है तो पैसा आ रहा है, अगर करेंट लायबिलिटीज इंक्रीज हो रहा है तो भी पैसा आ रहा है, क्योंकि यहाँ कोई पैसा दे रहा है। और करेंट एसेट घटने का मतलब है कि आपने भुगतान किया होगा डेटर का, क्रेडिटर का, बीपी का, शॉर्ट टर्म लोन का। ये डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटी। इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटीज का मतलब है कि आपने कोई संपत्ति खरीदी होगी, स्टॉक खरीदा होगा, या तो डेटर आप बढ़ा रहे हैं, किसी को उधार दे रहे हैं तो भी पैसा आपका जा ही रहा है। तो ये चारों चीजों को आप ध्यान से एकदम रट ले। ये साइन आपका दिया हुआ है तो आप ग्रॉस पे पहुंचेंगे, जैसे आपने ग्रॉस यहाँ देखा था। उसके बाद इनकम टैक्स को माइनस करना है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को प्लस और माइनस करना है। एक बात मैं और बताना चाहूंगा, अगर किसी क्वेश्चन में क्रेडिट परसेंट न दिया तो आप क्या करोगे? अगर क्रेडिट परसेंट नहीं दिया है तो आपको एक काम करना होगा, उस क्वेश्चन में दिया होगा कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बिना ऐसे सवाल नहीं लगेगा यहाँ पर, तो आप क्या करोगे? इसको भी आप ध्यान दें, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आपको वही उल्टा करना होगा, क्लोजिंग स्टॉक जोड़ना होगा, क्लोजिंग स्टॉक आपको जोड़ना होगा और ओपनिंग स्टॉक आपको माइनस करना होगा। तो क्लोजिंग स्टॉक जोड़ेंगे और ओपनिंग स्टॉक माइनस करेंगे तो ये आपको दे देगा क्रेडिट परचेज। ठीक है। एक बात मैं और बताना चाहूंगा कि यहाँ पर क्रेडिटर की बात जो की गई, ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर, तो यहाँ आप जो है बीपी भी ले लें और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर तो आप यहाँ बीपी भी ऐड कर ले। ठीक है, बिल्स पेबल। अब ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर हो तो यहाँ प्लस बिल रिसीवेबल भी कर ले। तो इससे क्या होगा कि कोई इन्फॉर्मेशन अधूरी नहीं रह जाएगी। तो उम्मीद है आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड दोनों समझ में आया होगा। एक दो बार इसे प्रैक्टिस करें, देखें, जो इसमें जाता है वो इसमें नहीं, जो इसमें नहीं जाता वो इसमें जाता है। जस्ट ये एक दूसरे का उल्टा है। ये डायरेक्ट मेथड है, ये इनडायरेक्ट मेथड है, ये असेंडिंग ऑर्डर है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। अगर आप वीडियो को समझना चाहेंगे बहुत आसानी से समझेंगे और दोनों वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, समझिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।